गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था मांग फलन या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, उनके बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मांग का नियम। मांग का नियम इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। मांग का नियम, मांग का नियम है क्या? मांग का नियम बोलता है अन्य बातें समान रहने पर। मांग का नियम कहता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम। मैं दोबारा आपको बताऊं, मांग का नियम क्या बोलता है? मांग का नियम बोलता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मांग का नियम बोलता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि वस्तु की कीमत कम हो जाए तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको मांग का नियम कहते हैं। मैं आपको किताब देखें, आप किताब पे भी लिखा है 54 पेज पे मांग का नियम। मैं बता रहा हूँ मांग का नियम है क्या। मांग का नियम है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है मांग का नियम क्या है, तो आप मांग का नियम बताएंगे। मैं लिख लूँ अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। इसको मांग का नियम कहते हैं, इसको मांग का नियम कहते हैं। अब ये आपके पास हो गया मांग का नियम। 1 नंबर का प्रश्न आएगा मांग का नियम। मांग का नियम किसे कहते हैं? मांग का नियम होता है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग जो है वो बढ़ जाएगी। प्रश्न इस प्रकार का आएगा, मांग के नियम की चित्र व्याख्या करें। अगर 1 नंबर का आता है मांग का नियम क्या है तो आप इसको लिखेंगे। प्रश्न आता है मांग के नियम की चित्र व्याख्या करें। मैं यहाँ लिखा हूँ व्याख्या। मांग के नियम की चित्र व्याख्या करनी है। देखिएगा सीधा मैं तालिका बना रहा हूँ। मांग के नियम की व्याख्या अनुसूची की सहायता से की जा सकती है। यह अनुसूची है, तालिका जिसको बोलेंगे P ऑफ X, प्राइस X वस्तु की कीमत। मैं सीधा कीमत लिखूं, इधर मांग लिख रहा हूँ। एक तरफ कीमत आपके पास 10 रुपये है, मांग आपके पास 100 रुपये थी। कीमत आपके पास 9 रुपये हो गई, मांग आपके पास 150 रुपये हो गई। कीमत आपके पास 8 रुपये हो गई और मांग आपके पास 200 रुपये हो गई। मांग को क्वांटिटी Q से अंकित करते हैं, कीमत को P से अंकित किया जाता है, P से अंकित किया जाता है। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसको मांग अनुसूची बनाएंगे। देखिएगा
चित्र की सहायता से व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। यहाँ हम कीमत ले लेते हैं, कीमत इस तरफ हम कीमत ले लेते हैं और इस तरफ हम मांग ले लेते हैं। मांग या मांगी गई मात्रा, जिसको भी कहें मांग। देखिएगा सीधी सी बात है, इसमें मांग के नियम की अगर चित्र व्याख्या कर रहे हैं, यदि हमारे पास कीमत 10 रुपये है तो 100 चीज़ें खरीदी, 9 है तो 150 चीज़ें, 8 है। जैसे जैसे कीमत हमारे पास कम हो रही है, क्या कर रहे हैं हमारी मांग जो है वो बढ़ रही है। यदि हम P वस्तुएं खरीदते हैं, P वस्तुएं खरीदते हैं तो मांग हमारे पास N होगी। यदि हम P वस्तुएं खरीदते हैं, P वस्तुएं खरीदी, यदि हम वस्तु की कीमत P है, P मतलब प्राइस, यदि वस्तु का कीमत जो है वो P है तो हम L वस्तुएं खरीद लेते हैं, L वस्तुएं खरीद लेते हैं। यदि कीमत कम हो गई, P से नीचे की तरफ आ गई, P से क्या हो गई, नीचे की तरफ आ गई, और इसको हम P1 बोलेंगे। कीमत कम हो गई तो क्या होगा, वस्तु हम ज़्यादा खरीदेंगे, वस्तु क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। ये L1 हो गया, L1 हो गया। देखिएगा मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि हमने वस्तु की कीमत P थी तो हमने L वस्तु खरीदी। यदि कीमत कम हो गई, नीचे की तरफ डाउनफॉल आया, कम हो गई, तो क्या हो गया, वस्तु हमने ज़्यादा खरीदी, वस्तुएं ज़्यादा खरीदी। ये जो आपके पास बना, इसको DD मांग बकर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, DD मांग बकर, मांग बकर। चित्र की सहायता से व्याख्या करने के लिए कहा गया। आपने लिखना है, लिखना क्या गया है, लिखना है यदि वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है, तालिका से पता चलता है, तालिका से पता चल रहा है कि यदि वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो हमारे पास मांग जो थी वो 100 वस्तुओं की थी। यदि कीमत कम हो गई तो मांग क्या थी, बढ़ गई, 150 हो गई। यदि कीमत और कम हो गई और 8 रुपये हो गई तो मांग क्या हो गई थी, 200 वस्तुओं की हो गई, मांग 200 वस्तुओं की हो गई। और इसको चित्र की सहायता से, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ चित्र की सहायता से व्याख्या की। ये आपके लिए लिखना है, क्या लिखना है आपने, एक्स अक्ष पर हमने मांग को अंकित किया, एक्स अक्ष पर मांग को अंकित किया, और वाई अक्ष पे हमने कीमत को अंकित किया, वाई अक्ष पे हमने कीमत को अंकित किया। यदि हमने किसी वस्तु की कीमत P है, किसी वस्तु की कीमत P है तो हमने L वस्तुएं खरीदी। यदि कीमत कम होकर P से P1 हो गई तो क्या होगा, वस्तुएं हम ज़्यादा खरीदेंगे। कीमत कम हो गई, वस्तुएं हम क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, L से L1 हो जाएगा। तो ये चित्र की सहायता से आपके पास आ गया। समझ आई आप लोगों को। इसके बाद मैं लिखूं, इसके बाद है मांग के नियम की व्याख्या। मांग के नियम की मान्यता है, मांग के नियम की मान्यता है, मांग के नियम की मान्यता है। मांग के नियम की क्या मान्यता है भाई, मांग का नियम तब लागू होता है, मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। मांग का नियम कब लागू होता है, जब अन्य बातें समान हो। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। यह नियम साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, साधारण वस्तुओं पर लागू होता है। कौन सी वस्तुओं पर, साधारण वस्तुएं। अब साधारण वस्तुएं पे लागू होता है ये नियम, साधारण वस्तुओं पे ये नियम लागू होता है। अब आपसे पूछा जाए कि साधारण वस्तुएं होती क्या है, साधारण वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं, साधारण वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं। मांग का नियम, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें उपभोक्ता की आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय कम होने से मांग कम हो जाती है, उनको सामान्य वस्तुएं बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तुएं। मांग का नियम आपको बताया कि मांग का नियम जो है वो कब
मांग के नियम की जो मान्यता है, मांग का नियम तभी लागू होता है, मैं लिखूँ मांग का नियम तब लागू होता है, मांग का नियम तब लागू होता है, तब लागू होता है जब अन्य बातें समान रहें, जब अन्य बातें समान हो। अच्छा, यह नियम होता है साधारण वस्तुओं पर लागू और गिफन वस्तुओं पर लागू। साधारण वस्तुओं क्या है आपको बता दें, साधारण वस्तुओं पर यह नियम लागू होता है। यह नियम साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, पर गिफन वस्तुओं पर लागू नहीं होता, पर गिफन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। साधारण वस्तु होती क्या है? सीधी सी बात है, साधारण वस्तु आपके पीछे वहाँ 1 नंबर के प्रश्न दिए हैं, जहाँ छोटे क्वेश्चन दिए हैं वहाँ दिए हैं। साधारण वस्तुएं वे वस्तु होती है जिसमें उपभोक्ता की आय बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय कम होने से मांग कम हो जाती है। ये थी साधारण वस्तुएं। ये की परिभाषा आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा है, साधारण वस्तु क्या होता है। दूसरे गिफन वस्तु क्या होती है? गिफन वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने से मांग कम हो जाती है। गिफन वस्तुएं कीमत बढ़ने से जो है वो मांग बढ़ जाती है और कीमत के कम होने से मांग कम हो जाती है, इनको गिफन वस्तु कहते हैं। तो ये आपके पास आया। अच्छा, मांग के नियम की मुख्य मान्यताएं, मांग के नियम की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता की रुचि है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, मैं यहाँ लिखूँ उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। नंबर 3, वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनकी। अच्छा, उपभोक्ता वस्तु की कीमत के निकट भविष्य में अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। निकट भविष्य में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये आपके पास है मांग की मान्यता है। ये आपको 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, मांग की मान्यता क्या है वो आप लोगों ने लिखना है। मांग की मान्यता क्या है? अगला मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? या वस्तु की कीमत कम होने पर या वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है? अधिक
वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है? ये प्रश्न है आपके पास। ये प्रश्न है, ये प्रश्न देखिएगा आप, मैं दोबारा आपको बताऊं, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है। ये दो प्रश्न बनते हैं, आंसर इनका एक ही है। आपको बताना होगा कि वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक ढलान प्रकट होता है। जो मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता है। कीमत में कम होने से अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो तो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जाएगी। इसलिए वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में जो संबंध है वो विपरीत है। वस्तु की मांगी गई मात्रा और जो कीमत है उसमें जो संबंध है वो विपरीत है। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर झुके होने के मुख्य कारण है। मांग वक्र का ढलान जो ऋणात्मक होने के निम्नलिखित कारण है। ये लिखो, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, हासमान सीमांत उपयुक्तता का नियम। हासमान सीमांत उपयुक्तता का नियम। सीमांत उपयुक्तता का नियम, ये इसका पहला पॉइंट है। हासमान उपयुक्तता, हासमान होता है कमी आना, सीमांत उपयुक्तता के नियम में कमी आना। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तब वस्तु की अगली इकाई से मिलने वाली उपयुक्तता घटती रहती है। हासमान सीमांत उपयुक्तता का प्रयोग, जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, मुझे 5 रोटी की भूख है। जैसे मेरे को 5 रोटी की भूख है, पर मैं 1 रोटी खाने से थोड़ा सा ये हो जाता है, जो दूसरी रोटी खाऊंगा उससे थोड़ा सा हासमान कमी आती रहती है, उसको कहते हैं हासमान। जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयुक्तता, जो हम पहली इकाई से उपयुक्तता मिली वो हमें पहली रोटी खाई तो ज़्यादा हम तसल्ली हुई कि हमने रोटी खाई, पर दूसरी रोटी खाई उससे कम उपयुक्तता मिली, तीसरी खाई उससे कम उपयुक्तता मिली, चौथी खाई उससे कम उपयुक्तता मिली, अब फिर 5वीं खाई उससे कम उपयुक्तता मिली। इसलिए प्रत्येक अगली इकाई से खरीदने की उपयुक्तता पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। ये हुआ हासमान सीमांत उपयुक्तता का नियम। हासमान होता है सीमांत उपयुक्तता में कमी आना। जैसे जैसे हम अगली वस्तु का प्रयोग करते हैं सीमांत उपयुक्तता में कमी आती है, सीमांत उपयुक्तता में कमी आती है। नंबर 2 है आय प्रभाव। आय प्रभाव भाई देखिए, सीधी सी बात है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को आय का प्रभाव कहते हैं। देखिएगा, अगर हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो मांग में भी परिवर्तन आता है। देखिएगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए तो क्या होगा, मांग में भी जो परिवर्तन आएगा, जो मांगी गई मात्रा है वो ज़्यादा हो सकती है या कम होगी। अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा हो गई, आय हमारी ज़्यादा बढ़ गई तो हम मांग क्या करेंगे, ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास आय कम हो गई तो मांग क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो था आय प्रभाव। नंबर 3 है प्रतिस्थापन अभाव। प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन, एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग। प्रतिस्थापन, एक के स्थान पे। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है जब एक वस्तु अपने स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। जब एक वस्तु अपने स्थानापन्न वस्तु की, मतलब उसके स्थान पे प्रयोग की जाने वाली, जैसे चाय के स्थान पे कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की अपेक्षा चाय जब सस्ती हो जाती है, कॉफ़ी की अपेक्षा जब चाय सस्ती हो जाती है तो लोग उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लोग उसका प्रयोग क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। जब पेन वाला स्याही, पेन वाली स्याही और बाल पेन, जब हमारे पास जो है बाल पेन सस्ते हो जाएंगे तो हम बाल पेन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे पेन वाली स्याही की अपेक्षा। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसकी दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उसके बाद है स्थानापन्न वस्तु। प्रतिस्थापन में है स्थानापन्न, ये एक का स्थान दूसरी वस्तु ले लेती है। स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु क्या है? जो एक का स्थान दूसरी, जैसे कॉफ़ी महंगी हो गई तो उसके स्थान पे हम चाय का प्रयोग कर लेते हैं। यह हमने पीछे आपको बताया, स्थानापन्न वस्तु। उसके बाद नंबर 4 है उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार, समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब कई दूसरे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को खरीद नहीं सकते थे वो भी खरीदना शुरू कर देते। उपभोक्ता समूह का आकार, जब कोई उपभोक्ता, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जब कोई उपभोक्ता ऐसा देखता है कि किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसे पहले खरीदनी थी, पहले वो खरीद नहीं सका क्योंकि पहले कीमत ज़्यादा थी। अब वो कीमत कम हो गई तो अब वो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सकता है। तो उपभोक्ता समूह का आकार आता है इसमें कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई दूसरे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद सके थे अब उस वस्तु को खरीदते हैं। नंबर 5 आता है, नंबर 5 आता है विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग, विभिन्न उपयोग। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं और ज़्यादा लगती हैं। जैसे दूध, दूध के बहुत सारे उपयोग हैं। दूध के क्या उपयोग हैं? दूध से दही भी बनता है, दूध से छाछ भी बनती है, दूध से मिठाइयाँ भी बनती है, दूध से पनीर भी बनता है। तो दूध से बहुत से, दूध के जो है बहुत से उपयोग हैं। एक उदाहरण और देता हूँ, बिजली। बिजली के बहुत से उपयोग है। बिजली प्रकाश देने का काम करती है, बिजली से हमें हीट मिलती है, बिजली से हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, बिजली से हम कोई और काम कर सकते हैं। तो बिजली के भी बहुत से उपयोग हैं। तो कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। उदाहरण दिया मैंने आपको, जैसे आपको दूध का उदाहरण दिया और बिजली का उदाहरण दिया, तो ये इनके बहुत से उपयोग हैं। तो आपसे प्रश्न पूछते हैं मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, या वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं, मैं प्रश्न आपको साथ में दूंगा। मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की चित्र व्याख्या करें, मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। ये मैंने आपको लिखा, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के निम्नलिखित कारण है। आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, आय का प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता समूह का आकार है और विभिन्न उपयोग हैं। ये जो हैं वो मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के कारण, इनकी वजह से मांग वक्र का ढलान जो है वो ऋणात्मक होता है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।